प्रशांत किशोर जी चले जाएंगे लड़ने, तब न समझ में आएगा एनडीए को और मांझी जी को भी और राजद जी को भी। निर्दलीय पप्पू यादव को सारे लोगों ने जिता दिया है, राजद को, भाजपा की वहाँ, जदयू की वहाँ भट्टा बैठे। हम सरकार बनाएंगे भैया, कहाँ हैं आप? 1985 के बाद किसी राजनीतिक दल में ये साहस नहीं हुआ कि वो अकेले अपने दम पर 243 लड़े। नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। अभी हम हैं जन स्वराज कार्यालय में और जन स्वराज के मुख्य प्रवक्ता संजय ठाकुर हमारे साथ। बिहार में लगातार पुल गिर रहा है, इन दिनों लगातार दुष्कर्म बढ़ गया है, चाहे वह बिहार हो, बंगाल हो, और प्रशांत किशोर उपचुनाव में भी एंट्री मारेंगे। इन तमाम सवालों पर बात करेंगे। सबसे पहले पुल को लेकर के क्या कहेंगे सर? तो लगातार पुल गिर रहा है। देखिए, अभी तक 18 पुल इस वर्ष के बरसाती सीजन में दह गया है। ये पुल नहीं दहा है, ये प्रमाण दिया है वह पुल कि बिहार सरकार भ्रष्टाचार में आकंठ डूबी हुई है। सारे इसके अधिकारी, इंजीनियर और ठेकेदार सब की मिली भगत से ये पुल दहाए जा रहे हैं। चूँकि घटिया क्वालिटी का इस्तेमाल हो रहा है और इतना कमीशन खोरी है जिस वजह से ये पुल दह रहा है। चूँकि ठेकेदार तो जानते हैं आप कि ठेकेदार जब कमीशन देगा, घूस ज़्यादा देगा तो काम कमज़ोर करेगा। लेकिन ठेकेदार, कमीशन, ये सब आज की जो बात नहीं है सर। लगातार जो पुल गिर रहा है, कहीं कोई राजनीतिक साजिश तो नहीं है? कोई राजनीतिक साजिश नहीं है, ये सरकार का फेलियोर है, सरकार के अभियंताओं का फेलियोर है। बहानाबाजी जो ये लोग कर ले, ये लोग घोटाले के कारण ये पुल धंस रहा है। आपको मालूम होना चाहिए जो पुल अभी तीसरी बार दहा है सुल्तानगंज वाला, वो पुल 600 करोड़ की लागत से, उसकी प्राकृतिक राशि थी 600 करोड़ रुपया जब उसका निर्माण शुरू हुआ था 2014 में। और सरकार और ठेकेदार मिल करके, वो कंस्ट्रक्शन कंपनी मिल करके एक्सटेंशन कराते कराते आज उसका रेट बन गया हुआ है 1700 करोड़। मतलब करीब करीब 3 गुना हो गया। 1800 होता, हाँ 3 गुना हो गया। ये तो अच्छी बात है कि हाई कोर्ट ने उस ठेकेदार को नोटिस किया और उसको कहा कि अपने खर्चे पर जितना नुकसान हुआ है उसको तुम्हें बनवाना होगा। अभी तक काम शुरू नहीं हुआ है, वैसे ही छोड़ करके ये सब इसका स्टाफ और ठेकेदार के अधिकारी लापता हैं, जिस वजह से ये पुल ढह गया, फिर दह गया। 9 नंबर पिलर और 10 नंबर पिलर के बीच का पोर्शन। तो सवाल यह है कि हाईकोर्ट की गंभीरता तो जायज़ है। अब तो ठेकेदार को अपने पैकेट से लगा करके बनवाना पड़ेगा। लेकिन सरकार अभी तक क्यों नहीं जांच करवा रही है सारे मामलों का? ये 18 कम से कम पुल दहा है, तो पुल निर्माण निगम के अधिकारी चैन से बैठे हुए हैं, बांसुरी बजा रहे हैं। क्या सर, गरीब जनता का अरबों रुपया बह गया एकदम। केवल ये 1700 करोड़ तो केवल ये है, और इसके अलावा जितने पुल बने हैं ये सब मिला करके माने कई 100 करोड़, कई हजार करोड़ रुपया सरकार का गरीब जनता का बर्बाद हुआ है। ये गरीब बिहार है। बिहार की गरीबी, बिहार की अशिक्षा, बिहार की फटेहाली, बिहार की मुफलिसी, बिहार की बेरोजगारी सबसे ज़्यादा है ये भारतवर्ष में। नीति आयोग ने भी ये रिपोर्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सौंप दिया है कि बिहार सबसे अशिक्षित, सबसे गरीब और सबसे पिछड़ा राज्य है। और यहाँ एक बच्चा जन्म ले रहा है, वो 19,000 रुपया कर्जा लेके आ रहा है। तो जहाँ इतनी गरीबी हो, और जिस बिहार सरकार पर 31 मार्च 2023 तक 2,94,000 करोड़ रुपया कर्ज है, उस गरीब बिहार को इस दुर्दशा तक इन लोगों ने पहुंचा दिया है। ये भाजपा और जदयू की सरकार, इसके पहले की भी राजद और राबड़ी देवी जी की जो सरकार थी। जनता इसका फैसला करेगी। दुष्कर्म के मामले इन दिनों जो बढ़ गए हैं, अभी ताज़ा मामला आप लीजिए मुजफ्फरपुर, जहानाबाद, और अगर राज्य से बाहर जा रहे हैं तो बंगाल, जिसमें बंगाल की घटना में तो पूरा देश सुलग रहा है। बंगाल की घटना, चाहे मुजफ्फरपुर की घटना और जहानाबाद की घटना, ये लोमहर्षक घटना है। ये दो दुष्कर्म किए गए हैं, नृशंस हत्याएं की गई हैं, इन लोगों के साथ सामूहिक बलात्कार किया गया है। ये गवर्नमेंट का फेलियोर है। बिहार सरकार बिहार में फेलियोर है
और बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार फेलियोर है। साहब, अस्पताल में घुस करके एक प्रशिक्षु डॉक्टर का, अध्ययनरत डॉक्टर की, महिला की हत्या, सामूहिक रेप उसके साथ किया जाता है और उसकी हत्या कर दी जाती है, और उस अस्पताल में सीसीटीवी कैमरा नहीं है। उस अस्पताल के किसी अधिकारी कर्मचारी को पता तक नहीं चला। ये तो मानने वाली बात नहीं, जबकि 5, 7, 10 लोग मिल करके उसके अथी जो बरामद हुए हैं, मैं टीवी पर कहना नहीं चाहूँगा, जो चीज़ उसमें बरामद हुआ है उससे पता लगता है उसका वजन 150 ग्राम है। पता लगता है कि कम से कम 10 लोगों ने उसके साथ बलात्कार किए हैं और तब उसकी हत्या कर दी गई है। और 700 लोगों की भीड़ जो है वो हॉस्पिटल पर हमला करती है, या अगर किसी को पता नहीं चलता है तो बहुत बड़ा फेलियर है। बहुत बड़ा फेलियर है, इसलिए वो गवर्नमेंट का फेलियर है। लेकिन हमें आपत्ति थोड़ा भारतीय जनता पार्टी से भी है कि ये बंगाल की घटना को जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के महिला विंग ने कैंडल मार्च किया बिहार में, तो मेरी शिकायत यह है कि फिर मुजफ्फरपुर में जो दलित नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म हुए हैं उसकी हत्या नृशंस हत्या भी कर दी गई, और उसके लिए इन्होंने उस कैंडल मार्च में गुंजाइश क्यों नहीं रखी। और मुजफ्फरपुर और जहानाबाद की घटना, तीसरी बार उस परिवार के साथ घटना घटी, तीसरी बार उस परिवार के साथ घटना घटी है। इसी तरह की एक और घटना जहानाबाद में हुई थी 2 साल की बच्ची के साथ, 10 साल के बच्ची के साथ। तो उसके लिए कैंडल मार्च क्यों नहीं निकाल रहे हैं? इसलिए नहीं निकाल रहे हैं जो इनके गठजोड़ की सरकार है, अपने सरकार की गलती को ये लोग दबाने में लगे रहते हैं। अभी तक पुल पर जो दहने की बात हुई है, किसी एक भाजपा का नेता का बयान बतलाइए। डिप्टी चीफ मिनिस्टर बैठे हुए हैं, सरकार में है तो कैसे नहीं ये बयान आ रहा है कि तेजस्वी की सरकार के समय के बाद नहीं भैया, डिप्टी सीएम जो हैं विजय सिन्हा जी, उन्हीं का विभाग में ये सब हो रहा है ना, कैसे बोलेंगे जी। चलिए आखिरी सवाल है सर, कहा जा रहा है कि जो उपचुनाव होने वाले हैं 4 सीटों पर, हालांकि 2 सीटों पर जन सुराज भी अपने उम्मीदवार खड़ा कर सकती है, इमामगंज और बेलागंज। नहीं, केवल 2 ही नहीं, 4 पर। अभी आदरणीय प्रशांत किशोर जी इस पर समीक्षा कर रहे हैं, बातचीत चल रही है और निर्णय से आपको अवगत कराया जाएगा। उन्होंने गया कि अभी एक सभा सब करके वो लौटे हैं, वहाँ उनसे पत्रकारों का सवाल हुआ था प्रेस कॉन्फ्रेंस में। उन्होंने साफ कहा था कि 2 अक्टूबर को पार्टी बन जाएगी, अगर उसके बाद चुनाव होता है तब हम लड़ने की स्थिति में आएंगे। अगर चुनाव पार्टी अगर 2 तारीख को नहीं बनती है, 2 तारीख के पहले अगर निर्वाचन आयोग डेट नहीं लड़ेंगे, सो भी नहीं कहा उन्होंने, तब हम देखेंगे कि हम निर्दलीय रूप में कैसे वहाँ चुनाव लड़ें, जैसे हम लोगों ने MLC के चुनाव सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से जैसे हम लोग लड़े थे। तो अभी इस पर अंतिम निर्णय आदरणीय प्रशांत किशोर जी को लेना है, जो हमारे सर्वमान्य हैं और जो प्रणेता हैं, जो जन सुराज के संस्थापक हैं। तो वो अपने टीम के लोगों से, अपने कार्यकर्ताओं से, अपने नेताओं से सबसे मशविरा कर रहे हैं, तैयार बातचीत चल रही है। निर्णय अभी निर्णय नहीं हुआ है। जीतन राम मांझी ने कहा है कि प्रशांत किशोर भी आए और पॉलिटिकल पार्टियां हैं, क्या फर्क पड़ता है, आते हैं तो आए। तो स्वाभाविक है, वो नेता हैं, वहाँ के MLA रहे हैं, तो वो ये बात बोलेंगे। लेकिन जब प्रशांत किशोर जी चले जाएंगे लड़ने, तब न समझ में आएगा NDA को और मांझी जी को भी और राजद जी को भी। जब तक ये नहीं लड़ रहे हैं तब तक तो जिनको जितना ठेसराना है, जितना बोलना है, जितना हवा बांधना है, वो लोग बांधते रहें। जब आदरणीय प्रशांत किशोर जी जाएंगे मैदान जंग में, तो हवा का रुख बदल जाएगा। हवा का रुख बदल जाएगा। जनता अभी आप देखे नहीं है हाल ही में क्या हुआ है। अभी पार्लियामेंट चुनाव में निर्दलीय पप्पू यादव को सारे लोगों ने जिता दिया है, राजद को, भाजपा की वहाँ, जदयू की वहाँ भट्टा बैठ गई। रुपौली चुनाव आप देखे हैं, जो रुपौली चुनाव में जनता जो है वहाँ जात पात धर्म मजहब सब की सीमा तोड़ करके वहाँ विधायक चुन लिया निर्दलीय। छपरा में आदरणीय प्रशांत किशोर जी के बुद्धि से, उनके राजनीतिक दक्षता से सारण का निर्वाचन क्षेत्र देखे ना, जो हमने शुरुआतें की है आफाक अहमद जी से, बोहनी किया है, वहाँ
20 गो एमएलए है भाजपा का उस क्षेत्र में, 5 गो सांसद है था उस मतलब समय। सारण से जो बॉन्डिंग किया वो कहाँ तक जाता है? हम सरकार बनाएंगे भैया, कहाँ हैं आप? हम 2025 के चुनाव में सभी 243 सीटों पर लड़ेंगे और आदरणीय प्रशांत किशोर जी इसकी घोषणा बार बार कर चुके हैं, 243 से 242 नहीं होगा। और आपको याद किसी से गठबंधन नहीं होगा। किसी से भी गठबंधन नहीं करेंगे। और आपको याद आना चाहिए इतिहास भी बिहार का, जो 1985 के बाद किसी राजनीतिक दल में ये साहस नहीं हुआ कि वो अकेले अपने दम पर 243 लड़े। ये बिहार का बेटा, बिहार का शेर और महात्मा गांधी का असली उत्तराधिकारी आदरणीय प्रशांत किशोर जी ने ये साहस दिखलाया है और एलानिया तौर पर डंके की चोट पर कहा है कि हम सभी 243 सीट लड़ेंगे, तो अकेले अपने दम पर लड़ेंगे, न किसी से पहले गठबंधन करेंगे और न चुनाव के बाद किसी से गठबंधन करेंगे। चलिए, तो कोई गठबंधन नहीं करेंगे। प्रशांत किशोर ने तो साफ कर दिया है, सारण से ही शुरुआत बिहार में सरकार बनाने को लेकर के समाप्त होगी। और उपचुनाव में हालांकि संजय ठाकुर ने क्लियर नहीं किया कि चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, लेकिन यह वक्त बताएगा। और इस बार के उपचुनाव में एनडीए से लेकर के आरजेडी सभी नेताओं को अपनी वास्तविक स्थिति पता चल जाएगी जब यदि प्रशांत किशोर मैदान में उतरते हैं। संजय ठाकुर के दाव में क्या सच्चाई है वक्त बताएगा। फिलहाल बने रहे ब्रेकिंग बैक।